तो आज फिजिक्स का चैप्टर वर्क हम लोग स्टार्ट करें। वर्क, पावर एंड एनर्जी बहुत इजी चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शुरू करते हैं वर्क। पहला चैप्टर, ये पहला टॉपिक, सॉरी। अब वर्क क्या चीज़ है? आमतौर पे वर्क का मतलब हम समझते हैं कि कुछ काम करना, कोई सामान बोझा उठाना, इधर से उधर सामान को ले जाना, ऐसा वैसा करवाना, मगर ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, आप इसको इस डायरेक्शन में फोर्स से इसको खींचे, ठीक है। अगर ये डिस्प्लेस हो गया, यहां तक आ गया डिस्प्लेस हो करके, तब जाकर के बोलेंगे कि वर्क इज डन, वर्क इज डन। वर्क डन कब होगा? व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, देयर इज अ फोर्स, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट बात है, इन लोग दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये देखिए, एफ का कौन सा डायरेक्शन में गया? इस डायरेक्शन में, और बॉडी कहाँ जा रहा? बॉडी भी उसी डायरेक्शन में किया, तो डिस्प्लेसमेंट भी मेरा इसी डायरेक्शन में। यहाँ एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि बॉडी जा ही रहा था वहां पे, आप फोर्स देख करके इस तरफ खींच रहे, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो बॉडी आहिस्ते हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जाकर के रुक जाएगा। तो इस वक्त भी आप वर्क किए, क्या वर्क किए? उसको रोकने के लिए वर्क किए, है ना। ये जो वर्क है, ये वर्क चलाने में आया काम, ये वर्क रोकने में आया, ठीक है। अब इन दोनों में एंगल कितना है सर? 180 डिग्री, है ना। इन दोनों में कितना एंगल है? 180 डिग्री। कैसे सर? ये उस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 180 डिग्री तक का जो भी एंगल हो जाए, अब ऐसा इधर खींच रहे थे आप 60 डिग्री में, बॉडी इधर ही आया, ठीक है, तो भी वर्क हुआ। मगर जहां आप 90 डिग्री हो जाएगा, सर 90 डिग्री का मतलब क्या? अब मान लीजिए कि आप इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए, चढ़ के बैठ के मतलब आप इसको फोर्स दे रहे इस तरफ, कहाँ जाएगा बच्चा? कहीं जाएगा नहीं, होगा ना, 90 डिग्री होगी इधर। एक और बात, सन, अर्थ, मान लीजिए गोल घूर रहा है, गोल नहीं घूरता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम बोलेंगे तो इस डायरेक्शन में, है ना। अर्थ का डायरेक्शन टेंजेंट होता है, और सन इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने तरफ खींच रहा है। दोनों के बीच में कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये नो वर्क, ये वर्क नहीं होगा। वर्क तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट है, जब फोर्स है, मतलब फोर्स दे रहे तो ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये कंडीशन इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। वर्क का डेफिनेशन क्लास 9 में पढ़ा था। वर्क इज डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। हम सीधा बोलेंगे कि वर्क इज द मेजर ऑफ, वर्क इज द मेजर ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया वर्क का डेफिनेशन। अब इसको फॉर्मूला वाइज मैथमेटिकल फॉर्म आप लिखिएगा आप, तो आएगा W = F
डॉट एस। ये जो वेक्टर किया है उसको पता होगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। जो नहीं किया है अभी थोड़ा देर में उसको समझा दो, ठीक है। इतना तक का आप कॉपी कर लीजिए। तो समझ में आया कि भाई कभी भी जब बॉडी डिस्प्लेस होगा थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, चाहे वो फोर्स का डायरेक्शन में हो या फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, हर हाल में वर्क इज डन, ठीक है। इसको बोलेंगे वर्क डन बाय द फोर्स और इसको बोलेंगे वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। अब किसी एक गेंद लिया, गेंद लेकर के उसको ऊपर उछाला, बॉल को ऊपर उछाला, तो यहाँ पर दो चीज़ हो रहा है, वर्क डन बाय द फोर्स हो रहा और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा। वर्क डन बाय मी, ऊपर उछालने के लिए कितना वर्क करने पड़ा, ठीक है। हम जो डायरेक्शन में फोर्स दिया था बॉल उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मगर बॉल तो ग्रेविटी का ऑपोजिट में भी जा रहा है। दोनों बात होता है। अब सब बात समझ में आएगा आहिस्ते आहिस्ते करके, आहिस्ते आहिस्ते करके, ज़्यादा जोर मत दोगे दिमाग में। पहले तो डेफिनेशन समझ ले अच्छे से। W इक्वल्स टू F डॉट एस। तो इससे समझ में आया भाई डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं कि जिसका डायरेक्शन नहीं होता है ना, एक बात। दूसरा, यूनिट क्या होगा इसका? इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट देखो, ये होता है न्यूटन और ये होता है न्यूटन और ये होता है मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर बहुत बड़ा यूनिट हो गया, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जूल, ठीक है। एसआई यूनिट इज जूल, कैपिटल जे से लिखिए। सीजीएस यूनिट इज अर्ग, ठीक है। तो ये जूल का मतलब क्या हो गया? जूल किसको कहा? न्यूटन मीटर को। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। एक जूल का मतलब कितना न्यूटन मीटर? 1 न्यूटन मीटर। आई बात समझ में? अब इन लोग दोनों का रिलेशन भी पूछते हैं आपसे, जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है? 1 करोड़, 1 जूल का मतलब 1 करोड़ अर्ग के बराबर होता है। 10⁻⁷ का मतलब 1 करोड़। भाई समझ में आ रहा है कि वर्क किसको कहते हैं? जब फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी डिस्प्लेस किया, ठीक है, ठीक है। तीसरी बात, डायमेंशन। कैसा होगा इसका डायमेंशन? फोर्स का डायमेंशन ml/t इनवर्स 2 और ये हो गया L मिलके ml² t इनवर्स 2, ठीक है सर? आई बात समझ में? चलिए नोट कीजिएगा तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ a force of 10 Newton displaces a body by 2 meter, find the work done by the force। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, वर्क हमेशा जो होगा वो किसी के सहारे से होगा। मतलब कौन वर्क कर रहा है ये बात ज़रूर मेंशन रहना चाहिए। वर्क डन बाय द फोर्स। अब ये फोर्स बहुत तरह का होता है, कहीं पर ग्रेविटी आ जाएगा, कहीं नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, कहीं टेंशन आ जाएगा। वर्क डन बाय द टेंशन, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। मतलब वर्क इज डन बाय द कुछ रहना चाहिए आपको। सिर्फ वर्क डन बोलेंगे तो कौन किया भाई वर्क डन? ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक।
यहाँ पर बोला है वर्क डन बाय द कौन फोर्स, ये जो फोर्स था जो 10 न्यूटन का फोर्स से डिस्प्लेस कर रहा है वो निकालो। चलो भाई निकाल के दिखाओ जल्दी से, क्या होगा। W इक्वल्स टू F इंटू एस, 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 जूल। दिस इज द आंसर, वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, मिटा दें। अब मेरी बात सुनिएगा अच्छा से। अब देखो यहाँ पे W इक्वल्स टू F डॉट एस होता है, ये वेक्टर फॉर्म में है। जब इसका डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या होगा, F इंटू एस कॉस थीटा। अभी हम लोग जितना भी सम्स करेंगे, अभी जस्ट इससे पहले जो सम्स किया था वो सम्स में एंगल मेंशन नहीं किया था, तो हम ये समझ लेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, यानी कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री क्या होगा 1 F इंटू एस। ठीक है सर। अब एक फ्रिक्शन वाला सम्स, इसमें अब हम एक सम्स दे रहे हैं जिसमें वर्क डन बाय द फोर्स भी होगा और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। ये दो चीज़ दिखा रहे हैं, देखिए एक बॉडी है, यहाँ से आप एक फोर्स अप्लाई किए F इक्वल्स टू 50 न्यूटन सपोज, जिसका वजह से बॉडी थोड़ा से मूव कर गया। एरो जो दिया है इसका मतलब क्या, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। कितना, मान लीजिए 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर, और यहाँ पे म्यू का वैल्यू दे दिया है 0.2। तो क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। फॉर्मूला क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें पहला ये वाला, ये जो 50 न्यूटन का फोर्स था आप उसको खींच रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50 इंटू 5, बाबर भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 250 हो गया। फिर फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्यों बोला, अगेंस्ट क्यों बोला, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ये बॉडी, इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ, उस तरफ, इस तरफ है, ये इस तरफ है F फ्रिक्शन, और बॉडी कहाँ मूव किया, इस तरफ, इसलिए अगेंस्ट बोला। और जहाँ अगेंस्ट बोलेगा ना तो माइनस दे दीजिएगा उससे, ठीक है। क्यों भाई, क्यों 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 क्यों, F एंड S, इफ F एंड S 180 डिग्री दोनों के बीच में है, थीटा गया हमें 180 डिग्री बैठाइए, W इक्वल्स टू F S cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना होता है -1, इसलिए एक माइनस आ जाता है, ये अगेंस्ट में चला गया। इसको नेगेटिव वर्क भी कहते हैं, ये पॉजिटिव वर्क कहते हैं इसको। ओके सर, क्वेश्चन कॉपी कीजिए और जल्दी से इसको कीजिए। तो भाई पहला है 1 नंबर, वर्क डन बाय द फोर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे फोर्स कितना का है 50 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर का, तो W इक्वल्स टू F इंटू एस, ठीक है 50 इंटू 5 250 जूल। 2 नंबर में फ्रिक्शन का कहानी है। फ्रिक्शन फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू म्यू एन, म्यू एन के जगह में mg लिखेंगे, ये तो पता ही होगा, याद ही होगा सब कुछ।
फ्रिक्शन किए हैं n इक्वल्स टू mg, 0.2 मास हो गया 2 और g का वैल्यू 10 ले लीजिए समझने के लिए, 44 हो गया, 4 न्यूटन। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, आ रहे फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बोला। अब फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, फ्रिक्शन 4, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना फोर्स है यहाँ पे 4, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, 20 जूल। मेरा मार्क अच्छा ठीक है। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात, F इक्वल्स टू 30 न्यूटन और ये 60 डिग्री में इंक्लाइंड है, ठीक है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है 5 मीटर, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। बात को समझिएगा यहाँ पे, मतलब क्या किया है, इस फोर्स को ना दो हिस्से में रिजॉल्व किया। डिस्प्लेसमेंट जहाँ होता है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में। तो भाई देखिए यहाँ पे इस फोर्स को ना दो कंपोनेंट में ब्रेक किया है, दो कंपोनेंट में, वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, जिसके साथ एंगल आता है वो कॉस बन जाता है, इसलिए इसको लिखा F cos 60 डिग्री, ये आया, और ये हो जाएगा F sin 60 डिग्री। यहाँ नॉर्मल का बात आ जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो फॉर्मूला से हो जाएगा, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आगे एक सम्स ऐसा करवाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। ये क्यों लेते हैं, ये वाला क्यों लिया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में F cos 60, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकती थी F cos 60 डिग्री इंटू एस, बात एक ही आएगा, या फिर आप लिखिए Fs cos थीटा 30 इंटू 5 cos 60 डिग्री, 150 cos 60 डिग्री 1/2 होता है 75 जूल। F कितना 30 cos 60 डिग्री 1/2 5, सेम आ गया 75। बात समझ में आया, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, फोर्स का कंपोनेंट भी उसी डायरेक्शन में लेने होगा। टेक दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन को अच्छे से अगर समझ लिए तो वर्क मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जीरो वर्क सब आ गया है, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा का वैल्यू जब एक्यूट होता है, एक्यूट का मतलब 0 से 90 के बीच में, तब मेरा वर्क पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव वर्क पढ़े हैं ना, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। जब थीटा का वैल्यू मेरा ऑब्ट्यूज होगा, मोर देन 90 लेस देन 180, तब वर्क मेरा नेगेटिव।
और थीटा का वैल्यू जब मेरा 90 डिग्री होगा, नो वर्क, W=0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप 1 नंबर, वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, तो वर्क निकल गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 2 20 जूल। ओके सर, 1 नंबर। 2 नंबर बोल रहा है नॉर्मल फोर्स, इसके लिए फिगर बनाए। मास कितना है इसका 5 kg इसका मास है। ठीक है, 5 kg रखा ना इसका, 5 न्यूटन, ठीक है, 5 kg इसका मास है। इसका मतलब नीचे में इसका वेट कितना होगा 5 इंटू जी, 5 इंटू जी, 5 जी का वैल्यू 10 ले लेंगे, और इसके ऊपर में एक नॉर्मल फोर्स आता है N, ये हो गया मेरा एफ के का वैल्यू कितना 0.1। ठीक है, अब फिगर बना लिया पूरा, और यहाँ से फोर्स कितना का है F=10 न्यूटन। ठीक है, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना है, बॉडी के ऊपर एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ फोर्स, बॉडी ना ही ऊपर जा रहा ना ही नीचे जा रहा, इसका मतलब दोनों इक्वल है। N=5G, 5 इंटू 10 50 न्यूटन। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू कितना, फोर्स इसका वैल्यू कितना है 50। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा 2 मीटर का। ठीक है, और कॉस एंगल कितना इन लोग दोनों के बीच, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री ना। नॉर्मल कहाँ ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0। ये था नो वर्क फोर्स, यानी कि 0 वर्क। 3 नंबर, जरा शुरू कर, 7 बजे है ना। 3 नंबर, वर्क डन बाय द वेट, सर इसका वेट कितना है निकाल लिए यहाँ पर ना, 50 न्यूटन है इसका वेट। वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना, देखो ये वेट इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री, ये भी हो गया 0। 4 नंबर, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा पहले। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन 0.1, एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू 50, यानी कि 5 न्यूटन। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है 5, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना 2, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1। ठीक है, तो इसका ये 5 2 10, और यहाँ पे -1 कितना हो गया -10। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, अब वेक्टर वाला, अब वर्क निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में मतलब आपको बोला है फाइंड इफ F=5i + 2j - 3k, ये वेक्टर है, एंड द बॉडी एंड एस डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो 2i - 3j है। फाइंड
W। देखो जिसका वेक्टर किया हुआ है वो तो कर लेगा भाई। ये क्या डॉट प्रोडक्ट है? नहीं किया, समझ लो इजी है और टफ नहीं है डॉट प्रोडक्ट। W इक्वल्स टू F डॉट S, ऐसा वेक्टर फॉर्म में लिखिए इसको। F बेटा ये 2i प्लस 2j माइनस 3k, ओके। ये डॉट 2i माइनस 3j। अब ये मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j के साथ, और k के साथ, k के साथ होगा। तो ये i के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 10 हो गया। ये j इस j के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या होगा भाई? -6। अब ये k किसके साथ करेगा? इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 0k है। यहाँ पे k नहीं, इसका मतलब क्या? 0k। तो -3 इंटू 0 कितना होगा? 0 हो गया। आंसर हो गया 4 जूल। अगर ये न्यूटन में है और ये मीटर में है देन ओनली। बात समझ में? ये तो एकदम इजी था, मगर ऐसा नहीं देगा, थोड़ा सा अलग देगा। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। तो शुरू करते हैं आज का असल मेन प्रॉब्लम। क्या है भाई? एक फोर्स है, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया इन न्यूटन, ठीक है, एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 2, 1, -1 to 5, 3, -2। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। ये क्या कर दिए सर आप? इससे पहले वाला तो कितना अच्छा खूबसूरत था, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? सोचो 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 सोचो, कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा भाई? वेक्टर में बताया था, मतलब बॉडी यहाँ पे था, अब यहाँ से इस तरफ आया तो यूँ जाएगा, यूँ डिस्प्लेसमेंट। ये टेल है वेक्टर का और ये हेड है। तो अगर आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो आप कैसे लिखिएगा? S इक्वल्स टू हेड माइनस टेल। याद आ रहा है? बताए थे कुछ? हेड माइनस टेल, जिसको नहीं, जो नहीं किया है क्लास वो आप समझ लीजिए। हेड माइनस टेल, 5 - 2 हाउ मच? 3, और साथ में लिखिएगा आई कैप, ठीक है। फिर क्या? 2 - 1 कितना होगा? 1, और साथ में जे कैप प्लस जे कैप, -3, इसको माइनस करना है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 + 1 कितना? -4, -2 साथ में के कैप हो गया। ये एस हो गया, ये एफ हो गया, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। चलिए निकाल दीजिए वर्क, है ना? इजी है बाबर। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। एक बॉडी है यहाँ पे, बॉडी है यहाँ पे। दोस्तों देखो यहाँ पे, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है mg इस तरफ। सपोज ये एंगल थीटा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, समझाया हुआ चीज़ है। इसको दो हिस्से में तोड़ देते ये वेट को। एक ये जो आप देख रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन का पैरेलल में रहता है, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। और ठीक इसके ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन n होता है। ये जो दो हिस्से में तोड़ते हैं, ये वाला एंगल, जो एंगल यहाँ पर बनता है वही एंगल इस तरफ भी बनता है। ये जब फ्रिक्शन में बता चुके थे अच्छा से, ठीक है। तो यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा mg cos थीटा, और ये आ जाएगा mg sin थीटा। मतलब ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है नीचे खींचने में, ठीक है।
स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे। मान लीजिए ये हाइट है इसका यहाँ से यहाँ तक h, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका यह है l। बॉडी अगर बॉडी यहाँ से एकदम ऊपर टॉप से नीचे बॉटम आ गया, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका लेंथ s लिया, मतलब मैं इसे यहाँ पर बनाता हूँ ऐसा, ये s, ये l, ये h, ये थीटा। ओके, बॉडी यहाँ पे था, यहाँ से उतर कर नीचे आ गया। तो मेरा ये सवाल है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है? कौन सा फोर्स है जिसको डिस्प्लेस किया? बोलिए तो। फ्रिक्शन तो है नहीं, स्मूथ है। क्या होगा सोचो भाई, देख के पता चलो। देखो देखो यहाँ पे, वेरी गुड। क्या है, कौन सा फोर्स? mg sin थीटा। ये mg sin थीटा उसको नीचे खींचा है ना? बात समझ में आया? अच्छा, तो वर्क निकालेंगे। वर्क क्या होता है भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना? mg sin थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ आया s। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक ट्राइंगल बनाया है, इसका साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? सम पीपल हैव। ओके सर, इधर पर आप साइन थीटा का वैल्यू बैठाइए, क्या होगा? h बाई एस, एस कट गया, mgh तो यहाँ अगर ऐसा सवाल हो कि एक 40 केजी का आदमी है, 40 लिख रहे या बोल रहे 60? ओ अच्छा 60 लिखा बोल रहे। चलिए 60 केजी का एक बुजुर्ग है, वो नीचे खड़े हैं, उनको जाना है ऊपर, सीढ़ी चढ़ के जा रहे ऊपर। ठीक है, ये कितना है देखने का ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में उनको जाना है। फर्स्ट फ्लोर कितना हाइट में है ये पता चल गया, तो उस अंकल को नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा ये पता चल जाएगा। ये सीढ़ी का चाहे जितना भी लेंथ हो, यहाँ देखिए तो यहाँ आया है, ये आया, इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ आया? नहीं आया। क्या आ रहा है? वर्टिकल हाइट आ रहा है। ये वर्टिकल हाइट 60 केजी का आदमी है, ठीक है, उसको 10 मीटर ऊपर जाना है, तो बोलो बच्चों काम कितना करना पड़ेगा उनको? भाई कोई सामान को नीचे से ऊपर ले जाइएगा, आप काम करते हैं ना भाई, तो आप खुद को भी तो नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। 6000। W इक्वल्स टू mgh, W इक्वल्स टू mgh, W इक्वल्स टू mgh। 60 जी मान लीजिए 10 है, 9.8 लीजिएगा तो ले लीजिए, और ये 10 हो गया। 98, 6 8 48, 6 9 54, 5880 जूल। समझ में आई बात? ठीक है, चलो कॉपी कीजिए। इनकेस अगर आपको हाइट नहीं दिया, बट आपको एक ऐसा फिगर बना के दे दिया, बोले ये 60 डिग्री है, ठीक है, और उसको जाना है ऐसा 60 मीटर जाना है, एंड वो आदमी का मास भी 60 केजी का है, तब कैसे निकालिएगा? तब कैसे निकालेंगे वर्क? वो आदमी का मास 60 केजी है और 60 मीटर उसको ऊपर की तरफ जाना है और 60 डिग्री है। वाह क्या, देखो सब 60 व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो फोर्स F इक्वल्स टू, तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एफ एस कॉस थीटा वाला। कंफ्यूज नहीं होने का है। देखिए सर कब कुछ लगा दे रहे, mgh लगा, mgh कब लगाया? हाइट, जब आपको वर्टिकल हाइट दिया। बात समझिए, जब आपको वर्टिकल हाइट दिया तब हम mgh लगाएंगे। जब आपको ये स्लैंट हाइट दे रहा है, ये वाला हाइपोटेनस दे दिया, एंगल दे दिया, और 60। F कितना हो जाएगा? F यहाँ से निकलेगा 60, मास है, m का वैल्यू।
यहाँ पे फोर्स का मतलब उसका खुद का वेट, उसका खुद का वेट, इसी के लिए 60 इंटू जी लिखेंगे. दिस जी इज नॉट ग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. एस कितना 60 cos 60 डिग्री. जी का वैल्यू 10 ले लो. ठीक है. cos 60 डिग्री 1/18,000 जूल. इजंट इट? ठीक है. ये वाला आई बात समझ में? और अगर ऐसा बोलता ये 60 डिग्री दे दिया आपको, और ये दे दे रहा 120, ये दे रहा आपको 30. ठीक है. और ये 60 kg दे दिया. तब हम लोग क्या लगाते? तब हम लोग लगाते W = mgh. 60, G का वैल्यू 10, H का वैल्यू 30. कितना है देखिए 18,000. सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ आया. तो जैसा जैसा कंडीशन दिया हुआ रहेगा वैसा वैसा हम लोग करेंगे. अगर हम लोग चांद देख लेंगे 29 तारीख का चांद है तो दूसरा दिन नमाज पढ़ लेंगे. और अगर चांद नहीं दिखा तो भाई 30 रोज़ा रखेंगे, पूरे 1 रोज़ और रखेंगे. तो वैसे कंडीशन. अब आपको बात समझिए अच्छे से क्या कहने वाले हैं. ग्राफ बना करके अब हम लोग करेंगे. फोर्स और टाइम का ग्राफ रहेगा. ये ग्राफ दिया हुआ आपको, ये ग्राफ दिया हुआ. चलिए भूल जाइए इसको. ये क्या है हटाइए, इधर छोड़ दीजिए इसको. यहाँ ध्यान दीजिए. ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. ठीक है. ये डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर में, और ये फोर्स हो गया न्यूटन में. ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है. ये 3 है. 3 मीटर का फोर्स दे रहे हैं तो बॉडी डिस्प्लेस हो गया 3 मीटर से. 3 मीटर का फोर्स दिया तो बॉडी डिस्प्लेस हो गया 3 मीटर से. अच्छा, ये जो ग्राफ इसमें ये समझेंगे कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में. इक्वल क्या होता है? सेम डायरेक्शन. ठीक है. तो अब अगर आप वर्क निकालिएगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यह है ना फॉर्मूला. अगर हम इन केस अगर हम इसको ऐसा करके ज्वाइन कर देते, ये एक रेक्टेंगल बन गया. ये एक रेक्टेंगल बन गया. ठीक है. रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ. ये देखो, ये लेंथ नहीं लग रहा है, ये ब्रेथ नहीं लग रहा है. तो ग्राफ से हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क इक्वल्स टू एरिया ऑफ द कर्व या फिर ग्राफ. एरिया ऑफ द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ द ग्राफ, ऐसा बोले. अब अगर वो रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर वो ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब उसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस मत लिख दीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा हाफ इंटू बेस इंटू. ट्रेपेजियम है तो हाफ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट 1/2 a + b इंटू एच, है ना भाई, ऐसा है. तो ठीक है, ये था. यहाँ देखिए ये ट्रेपेजियम था, तो ट्रेपेजियम को आप तोड़ के 2 हिस्से में तोड़ के भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते थे. बोला वर्क निकालने के लिए वर्क. तो एक ट्रेपेजियम है ना. अगर ट्रेपेजियम के एरिया, चलिए इसको हम तोड़ दे रहे 2 हिस्से में. एक यहाँ पर वर्क है, ये दूसरा वर्क है. दोनों वर्क निकाल के ऐड कर देंगे. इधर से वर्क निकालेंगे, इधर से वर्क निकालेंगे, निकाल के दोनों का ऐड कर देंगे. भाई यहाँ का वर्क निकालना मतलब यहाँ का एरिया है ना. कितना निकलेगा इसका एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 3
3 इंटू 3 कितना हो गया 9 जूल। ठीक है, अब ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसका एरिया निकालना, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, ये है बेस, कितना आ रहा 1 2 3 है ना, बेस हो गया। हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, 4.5 जूल। तो वर्क इक्वल्स टू 9 प्लस, अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, ट्रापीजियम का फॉर्मूला आपको याद है, W इक्वल्स टू ट्रापीजियम का फॉर्मूला 1/2 A प्लस B इंटू H। ये क्या होता है, ये वाला A, नीचे वाला B, और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये होता है H। A कितना यहाँ से यहाँ तक 3, और B कितना 6, H कितना 3। 27/2 कितना होगा 13 पॉइंट। ठीक है, ये क्या तरीका हो गया। चलो, अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था, इसमें फोर्स ना कांस्टेंट था, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स चेंज नहीं कर रहा था। सपोज तुमको F इक्वल्स टू 3x दे दिया, अगर 3x दे दिया, 3x प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये फोर्स हो गया मेरा। एक्ट्स ऑन अ मास ऑफ 2 kg and displaces it from x equals to 0 to x equals to 3. 5. Find W कितना होगा। ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर रहता तो आई जे के लिखा हुआ रहता इसमें, है ना, ये वेक्टर नहीं है। ये बता रहा है मतलब F फोर्स x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x जैसे जैसे बढ़ते रहेगा फोर्स भी बढ़ता है। देखो, अगर तुम x का वैल्यू 0 बैठाओगे पहले, तो फोर्स कितना हो गया, F इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 में बैठा है, कितना आएगा 7 आएगा। 1 बैठाओ, कितना हो गया भाई 9 आएगा। देखो, x के जगह में 1 बैठाओ, 8 आएगा। 2 बैठाओ, x के वैल्यू 2 बैठाओ, कितना आएगा 15 आएगा। ऐसा होते रहेगा, फोर्स चेंज कर रहा है। बॉडी जैसा जैसा डिस्प्लेस हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, फोर्स भी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे फोर्स इज नॉट कांस्टेंट बट इट इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो चेंज करता है, या तो बढ़ता है या घटता है, चेंज करता है। इस केस में आप W इज इक्वल्स टू Fs वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट फोर्स वाले के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा। अब देखिए, मोर और लेस समझ में आ गया। तो सर ऐसा कीजिए ना सर, x इक्वल्स टू 0 में फोर्स कितना है निकाल लिया, बॉडी डिस्प्लेस किया कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 5 तक का। तो हम ऐसा करेंगे, F0 में कितना फोर्स, F1 में कितना, F2 में कितना, F3 में कितना, F4 में कितना, F5 में कितना निकाल लेंगे, और सारा फोर्स को ऐड कर दिया। तो भाई मेरे यहाँ पे बोले x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 5। आप x इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, 1.2 भी तो हो सकता है,
2.5 भी तो हो सकता है, कितना सारा हो सकता है। तो आप सबको कैसे करके ऐड कीजिएगा? इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? इंटीग्रेट करने का। इंटीग्रेशन क्या चीज़ है इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा बता दें। इंटीग्रेशन ये चीज़ है कि आपको जब छोटा चीज़ दे देगा तो उसी छोटा चीज़ को जोड़ते 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 एक बड़ा चीज़ निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पे ये इंटीग्रेशन लेंगे, जब जो मिसाल देने जा रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको पता चल गया कि भाई 3 रुपये पीस है केले का दाम, कितना है? 3 रुपये पीस। तो आप 1 डजन निकाल लीजिएगा, कितना होगा भाई? कितना रुपये डजन होगा? 40 रुपये डजन हो जाएगा, 36 होगा, 36 रुपये डजन। एक केले का दाम, एक केला 3 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 12 पीस का दाम 36 रुपये। वो अलग बात है, वो अलग बात है, ठीक है। ये फोर्स देखिए, इससे पहले में क्या था, एकदम स्ट्रेट था, फिर नीचे गिरा, ये जस्ट पहले वाला ग्राफ बनाया। वेरिएबल फोर्स का ना ग्राफ ऐसा रहता है, घटा बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, ऐसा टाइप का रहेगा। तो अब आपको अगर ऐसा फिगर दे देगा, अब बोलेगा वर्क निकालो, ये एफ है और ये एस है, बोला वर्क निकालो। तो भाई हमको तो पता है W का मतलब होता है एरिया ऑफ द कर्व। तो इसके अंदर में जितना जिसका इसका जो एरिया है, जैसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया वर्क बन गया, ट्रायंगल के एरिया वर्क बन गया, ट्रापेजियम के एरिया वर्क बन गया, तो इसका जो एरिया है वही वर्क होगा, ऑब्वियसली वर्क वही होगा। मगर आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा इस बेतुका कर्व के लिए? अजीब सा आया नहीं? अजीब सा, समझे? तो कैसे करेंगे सर, ये कैसे करेंगे? तो इसका एक तरीका है। तरीका ये है, इसको छोटा छोटा रेक्टेंगल में बांट देंगे। किस में बांटेंगे? छोटा छोटा रेक्टेंगल में बांट देंगे, और रेक्टेंगल का ब्रेथ सेम रहेगा सबका, मगर लेंथ अलग अलग होगा। वो कैसे सर? अच्छा, ये लंबा वाला, ये वाला वाई एक्सिस वाला फोर्स है, यानी कि जो वर्टिकल रहेगा वो फोर्स, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मान लीजिए एक बीच में एक सेक्शन काटिए आप, पतला सा सेक्शन। ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दे रहे, क्योंकि आप लोग तो पहली बार सुन रहे हैं, इससे पहले कभी सुने नाम? नहीं सुने ना, ठीक। से थैंक्स टू मी, आप लोग को नया नया नाम सुना रहे हैं, और भी कुछ सुनिएगा, बहुत कुछ। ये एक रेक्टेंगल, छोटा सा रेक्टेंगल बनाया, इसका थिकनेस है dx और इसका लेंथ है सपोज f1, ठीक है। तो इसका एरिया, अगर इसका एरिया क्या होगा? f1 इंटू dx। इसका मतलब ये छोटा सा वर्क निकला, ये छोटा सा वर्क निकला dw। dx मतलब छोटा सा लेंथ। तो इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए, हमको कितना फोर्स देने पड़ा? F1। तो कितना वर्क किया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व यही होता है ना? नहीं समझ में आ रहा बात समझ में नहीं आ रहा? आहा, नहीं समझ में आ रहा बात। ये पूरा एक कर्व था, इसका एरिया निकालने का मतलब हो गया वर्क निकालना, है ना भाई? यही है। तो हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हर एक जगह में फोर्स डिफरेंट वैल्यूज़ है। उसका तरीका ये है कि आप एक पतला सा एक स्ट्रिप काटिए, पतला सा स्ट्रिप, और ये रेक्टेंगल शेप का है। आप इसका एरिया निकालिए। एरिया क्या होगा इसका? F1 इंटू dx। तो ये क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है। तो ये इसको हम क्या वर्क लिखें?
DW लिखेंगे। DW मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, छोटा सा वर्क। उससे ज़्यादा एक और यहां से काट लीजिए, और सपोज ये F2 होगी, फिर यहां से F2 इंटू DX, ये क्या हो गया, छोटा सा वर्क। छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क करने होगा, छोटा वर्क, थोड़ा वर्क, ये भी DW हो गया। इसी तरीके से हम सब का हर एक यहाँ से छोटा छोटा करके हम ऐसा करके काटते रहेंगे और उसका वर्क निकालते रहेंगे। तो ऐसे टाइप का बहुत सारा DW प्लस DW प्लस DW प्लस DW ऐसा बहुत सारा होते रहेंगे। तो इतना लंबा करने से अच्छा है, यही हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं सांप। बड़ा सा बनाओ, इसको कहते हैं इंटीग्रल, ठीक है। अब इसका कुछ फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला को सीख लीजिए अच्छे से। DW का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो W होगा, अगर आप DX का इंटीग्रल कीजिएगा क्या होगा, X होगा। DY का इंटीग्रल कीजिएगा तो Y होगा। DZ का इंटीग्रल बोलो भाई, एक सुर में बोलो, हाँ Z, अच्छा ठीक है। अब मेन फॉर्मूला यहाँ पे देखो, आप लोग को जो सीखना है सिर्फ एक ही फॉर्मूला आप लोग का यूज आएगा, तो उसी को बता रहे। सपोज x का पावर n है और आपको बोला इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, -5 -4 -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, मगर -1 नहीं हो सकता। इसमें x का पावर -1 नहीं हो सकता। x का पावर -1 का मतलब 1/x, तो वो जो 1/x है उसका अलग फॉर्मूला आएगा इसी के लिए। यहाँ पर n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, ठीक है। अब x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसका फॉर्मूला है पावर में +1 करो और वही चीज़ नीचे बैठा दो, पावर में +1 करो और वही चीज़ नीचे बैठा दो, ठीक है। समझ में आ गया बात, पावर में +1 वही चीज़ नीचे बैठा दो, और एक तो कांस्टेंट आएगा +c, ये बाद में जब कराएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इन केस यहाँ पर 2 और 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा ऐसा, इसका मतलब होगा कि x का जगह में पहले 3 बैठाएंगे, फिर x का जगह में 2 बैठा। अच्छा एक काम करो, इसको हम अच्छा सा भी समझा रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो तुम लोग सब जल्दी से। तो आप देखिए, अब इंटीग्रेशन का भाई, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से सीख लेंगे अब, और इसको सीखेंगे, सीख के महफूज रख लेंगे इसको, हयात याद रहे। जैसा x⁴n dx का इंटीग्रेशन होता है, पावर में बस +1 कर दो भाई, +1 कर दो, +1। और अगर इनकेस यहाँ पर 2 से 3 अगर लिखा हुआ है, +c, ठीक है। ये c कुछ भी होता है, इसको बस +c रखिए, वो हमेशा +c ही आता है। अगर इसमें वैल्यू दे देंगे 2 और 3, तब +c नहीं आएगा। अच्छा बात है, n के जगह में जैसे 3 है, तो क्या देखो फॉर्मूला क्या, +1 पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, x⁴/4 +c, ऐसा रखो। अब ये सांप मत बनाइएगा अब, और माने ये इंटीग्रल का साइन मत दीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा रहा 1/x⁴, तो आप इसको कीजिए ऐसा, x⁻³ कर दीजिए, ठीक है। c ऐसे ही रहेगा, बस हम बताएंगे c क्या है बाद में। ये क्या 1/x⁻³ है ना,
तो ऊपर जाएगा पावर क्या होगा -3। अब फॉर्मूला में इसको फॉर्मूला में डालेंगे n+1/n+1, ये n है, n क्या है -3, ये n है -3, इसमें +1 करेंगे क्या होगा -2। ठीक है, तो x का पावर -2, नीचे में भी -2 + c। ठीक है, x⁴ n+1/n+1 +c। अगर 1/x रहा, यानी x का पावर अगर -1 रहा, इसका मतलब कि x का पावर -1, तब हो जाएगा log mod x + c। छोटा सा ये दीजिएगा, फॉर्मूला है, बस ये समझिए ये फॉर्मूला है और इसको अच्छे से याद रखना है। ये सम्स कराएंगे। टोंग रहा था क्या? तो अब देखिए वर्क W = इसमें क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा रहा F किसके साथ में है, x के साथ। F किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। ठीक है, तब इसको लिखेंगे F × dx ऐसा, और ये इंटीग्रल का साइन, ये dx लिखेंगे, dx। ठीक है, अब आप f का वैल्यू बैठाइए, 7 - 2x + 3x²। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है x का वैल्यू 0 से 5 तक, तो इसको इधर सजाते, 0 से 5, 0 से 5। हाँ, एक और चीज़ भूल गए थे, अगर कोई नंबर रहेगा, सपोज 5dx है, इसके साथ x नहीं है, तो जब इंटीग्रल हटाएंगे तो 5x + c। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगा रहे सब में हम, 7 है, इसके साथ भी कोई x है नहीं है ना, तो क्या होगा इसके साथ 7x, -2 है x का इंटीग्रल, x का पावर क्या है, अभी x का पावर क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला डालेंगे क्या होगा, n+1 होगा ना, तो इसमें अगर हम +1 करेंगे x का पावर, और जो पावर रहता है वही नीचे बैठा दो, जो पावर रहता है वही नीचे बैठा दो। ठीक है, फिर क्या है +3, अब x का पावर क्या है, +1 करो, कितना आया 3, x का पावर 3, नीचे भी 3। ये जो 0 और 5 है ना, इसको ऐसे थर्ड ब्रैकेट में घेर के 0 और 5 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब ये जो 0 और 5 है, अब यहाँ पर बैठाएंगे, x का वैल्यू पहले लिखेंगे सब में 5, और उसके बाद लिखेंगे 0। पहले क्या कीजिए, सब में x के जगह में सब में 5 बैठाइए, 7 × 5 -x², 5 का स्क्वायर + x³ 5 का क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी उतारिए मत। अब क्या बैठाना है, x के जगह में 0, सब में 0 बैठाएंगे, माइनस दे करके, -7 × 0 -0 का स्क्वायर + 0 का क्यूब, तो वो तो पूरा 0 ही हो गया, है ना। ये कितना होगा, 25 125, यानी कि 135 जूल। ये हो गया आंसर। बोलिए, बस ये फॉर्मूला अच्छे से समझना है। ये फॉर्मूला समझ में आइए, काम बन गया। एक फॉर्मूला एक और इसका करवा देंगे, हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, आज यहीं तक रहेगा, उसके बाद बाकी का नेक्स्ट क्लास में।